नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन युद्ध के 100 दिन होने से पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह कि पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। चर्निव में रूस के तोपखाने में लगातार बमबारी की जा रही है। कच्चा चिट्ठा में पुतिन को लेकर नई खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है और पिछले 100 दिनों में परमाणु हमले के सभी खतरों को लेकर एक टाइमलाइन भी सामने आई, जिससे विश्व युद्ध वाले डर की रिपोर्ट और पुख्ता हो जाती है। खबर यह भी है कि पुतिन जून महीने के लिए नई मिसाइल तैयार कर ली है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं यूक्रेन में धुआं धुआं करने वाले वो हथियार जिन्हें इस महायुद्ध में महाविनाशक कहा जा रहा है। आखिर यूक्रेन के सैनिक ये क्या घसीट कर ले जा रहे हैं? ये क्या है? गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा बम है और ये इतना भारी है कि इसे घसीटने के लिए तीन फौजी लगाने पड़े। दरअसल ये एक रशियन एयरफोर्स का बम है, लेकिन इसे ऐसे घसीटने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? 500 किलो का यह बम, जिसे फैब 500 कहा जाता है, ये रूस के फाइटर जेट ने कीव के पास गिराया था। लेकिन ये यूक्रेन की किस्मत रही कि बम फटा नहीं। हालांकि अगर घसीटते वक्त ये बम फट जाता तो अब इस बम का फाइनल इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे बहुत से छोटे बड़े बम इकट्ठे किए गए और फिर देखिए क्या हुआ। Близько 150 одиниць знаходиться зараз тут на підривному майданчику. Ще є велика кількість, але ми в процесі. लेकिन यूक्रेन ऐसे धमाकों से कब बचेगा? ऐसे हथियार जिन्होंने यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश पर इतने बम इतने कम वक्त में नहीं गिरे। 100 दिन के युद्ध में यूक्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। इस रिपोर्ट में हम यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के वो सबसे खतरनाक हथियार दिखाएंगे, जिनको जंग में पहली बार या इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। फिर चाहे वो अमेरिका की एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन, या ब्रिटेन की बहुत ही खतरनाक मिसाइल NLAW। रूस की स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल हो, जिसे रूस ने छुप कर जंगल के बीच से लॉन्च किया। रूस की ही कलिब्र मिसाइल हो, और ये एक नहीं, एक साथ कई मिसाइल फायर की जाती रही। रूस की ही मल्टी लॉन्च होने वाली बेस्टियन मिसाइल, जिसका सेल्वो फायर किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकता है। ये ऐसी मिसाइल हैं जिन्होंने मारियुपोल, कीव, खार्किव और डॉनबास के कई शहरों का कुछ ही दिनों के अंदर ये हाल कर दिया। जले हुए, गिरे हुए, खंडहर बन चुके इन शहरों पर ऐसे ही हमलों से कयामत बरसाई गई है।
फिर यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल हो, जिसे दागकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को झकझोर देने वाला जवाब दिया और रूस के मॉस्को मिसाइल क्रूजर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन रूस की ताकत कम नहीं हुई। पुतिन के हमले जारी हैं और इस वक्त भी उनका कोई ना कोई मिसाइल सिस्टम अगले वार के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की खाली हाथ है और उनको अब 3 बड़े सोर्स से हथियार मिल रहे हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है जर्मनी। तीनों देशों के नए हथियार भी अब यूक्रेन में आजमाए जा रहे हैं। अमेरिका तो यूक्रेन को हिमार्स मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का मीडियम रेंज वाला वर्जन दे रहा है। हालांकि पहले चर्चा थी कि यूक्रेन को इसका टॉप मॉडल यानी 500 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम मिलेगा। लेकिन बाइडेन आखिरी वक्त में पलट गए और ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन को 500 किलोमीटर के रेंज वाला रॉकेट नहीं, बल्कि सिर्फ 70 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 2 ऐसी मिसाइलें मिली जो 100 दिन के युद्ध में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सबसे मशहूर मिसाइलें बन चुकी हैं। अमेरिका से मिली कंधे पर रखकर दागी जाने वाली स्टिंगर मिसाइल ने रूस के कई विमान और कई हेलीकॉप्टर गिरा दिए। तो अमेरिका से ही मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन ने पुतिन का सबसे पसंदीदा टैंक मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका की जेवलिन ने ठीक वही किया जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है। लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध ने इस बात को गलत साबित कर दिया। जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जेवलिन ने उसे उड़ा दिया। जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, जेवलिन ने उसे खत्म कर दिया। कुल मिलाकर जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद के साथ उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो युद्ध के 100वें दिन भी अब बहुत सस्ते में मारा जा रहा है। यूक्रेन की फौज पुतिन के नए नवेले टैंक को कैसे तबाह कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। ऐसे कई वीडियोस ने यूक्रेन के वॉर जोन से लेकर मॉस्को में रक्षा मंत्रालय तक कई बार भूचाल ला दिया। ये यूक्रेन के खार्किव का वीडियो है, जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। देखिए इस टैंक की हालत। किसी भी टैंक कमांडर को जो टैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह समझता है, उसे T-90M के इस हश्र को देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। इस टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, जो ये अब एक टीन के डिब्बे में तब्दील हो गया। इसकी हालत का सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि इस तरह के हमलों ने वॉर इकोनॉमिक्स की तस्वीर सामने रखती है। रूस का ये टैंक T-90M इसका सबसे आधुनिक वर्जन है, जिसकी कीमत 40 करोड़ थी, और यूक्रेन ने इसे ऐसे गोले से तबाह कर दिया जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। यानी ज़ेलेंस्की 1 लाख के गोले से पुतिन के 40 करोड़ रुपए के टैंक को तबाह कर रहे हैं। T-90 टैंक रूस पिछले 30 सालों से इस्तेमाल कर रहा है, जो T-72 की लाइन पर ही बनाया गया रूस का नया टैंक कहा जाता है, जो बेहद आधुनिक सिस्टम से लैस है। आइए आपको बताते हैं T-90 को लेकर कुछ खास बातें। T-90 पहली बार 1992 में रूस की फौज में शामिल हुआ। 2016 में रूस ने इसका नया वर्जन उतारा, जिसे T-90M नाम दिया गया। T-90M टैंक में शतोरा APS एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होता है, जो इसे किसी भी मिसाइल से बचने की ताकत देता है। इसमें ज्यादा बेहतर इंजन है, इसमें बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम है, इसमें लगा एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी T-72 से बेहतर है। लेकिन यूक्रेन की जमीन इसके लिए भी बहुत खतरनाक और कड़े इम्तिहान वाली साबित हो रही है। अमेरिका ही नहीं, यूक्रेन को ब्रिटेन और जर्मनी से भी हथियार मिले हैं, जिसने कई वॉर जोन में इस जंग को बराबर की टक्कर बना दिया है। बोरिस जॉनसन ने भी कई बार बताया है कि ब्रिटेन यूक्रेन को कौन कौन से हथियारों से मदद कर रहा है। इसमें ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन एंटीशिप मिसाइल भी है,
इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाली इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी पेश कर दिया। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी है और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। Потрібно більше зброї для України, сучасної, яка забезпечить перевагу нашої держави над Росією у цій війні, не тільки за рахунок сміливості, за рахунок розуму, але й технологічно. І я прошу вас захищати цю потребу перед іншими європейськими державами. Потрібно ще більше санкцій проти Росії за війну. Одразу, як тільки запрацює 6-й санкційний пакет, देखा जाए तो 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट तो आज के ऐसे ही आधुनिक हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और बड़े जबरदस्त ब्लास्ट होने वाले हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेगी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी जेवलिन की तरह टॉप एंगल से अटैक करती है। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक पर पहुंचती है और फिर 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो की इस मिसाइल को लाने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या दुश्मन 20 मीटर के फासले पर हो। NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की हैं। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो चाहे जमीन पर अकेला लड़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसे ये मदद जारी रही तो पुतिन को ये युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है। पुतिन की फौज को मिल रहा चैलेंज खतरनाक है। ये स्वीडन का कार्ल गुस्ताव रॉकेट का AT4 लॉन्चर है। इस सिस्टम की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। इसमें से 84 मिलीमीटर का गोला फायर किया जाता है। ये गाइडेड सिस्टम नहीं है, लेकिन निशाना एकदम परफेक्ट लगाता है। ये किसी भी बंकर, ये किसी भी कंक्रीट के मोर्चे और किसी भी मोटी बख्तर वाली मिलिट्री व्हीकल को तबाह कर सकता है, फिर चाहे वो कोई टैंक ही क्यों ना हो। अमेरिका इसे अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इसके टारगेट के तौर पर इसका टैंक से पहली बार सामना हुआ है। AT4 रॉकेट लॉन्चर को देखें तो इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन की हर प्लाटून को इससे लैस किया जा रहा है। AT4 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो सकता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार भी कर सकता है। 84 मिलीमीटर के गोले के साथ AT4 600 मीटर तक वार कर सकता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये एक तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले T-72, T-90 और BMP जैसी कई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह किए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भी भाग गई। देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई जनरल और कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जेवलिन, AT4 और NLAW जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए।
यूक्रेन को जर्मनी से भी नई एयर डिफेंस मिसाइलें मिलने जा रही हैं और इस तरह से यूक्रेन एक और नए हथियार का टेस्टिंग ग्राउंड बन जाएगा। दरअसल नेटो देश भी चाहते हैं कि मुकाबला बराबरी का बना रहे। लेकिन कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की के हाथ नए हथियारों के अलावा कुछ नहीं लग रहा। वो अपनी जमीन डोनबास में हार रहे हैं। कई शहरों के चारों तरफ रूस की फौज बैठी हुई है। मरिपुल के बाद कई और शहर रूस के कब्जे में आने वाले हैं। लेकिन इस युद्ध ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाया है और अमेरिका समेत यूरोप में ऐसी कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें यूक्रेन में आजमाने के लिए भेजना चाहती हैं। महायुद्ध के 100 डेज पर हमारी बहुत बड़ी कवरेज जारी है। यूक्रेन युद्ध पर बहुत सी रिपोर्ट्स हम दिखाने वाले हैं। इन 100 दिनों में जंग छेड़कर पुतिन ने क्या खोया, क्या पाया? 100 दिन बाद पुतिन कहां-कहां भटक रहे हैं? ये जंग आखिर किस तरफ जा रही है? ये युद्ध अभी और कितने दिन चलने वाला है? इन सब सवालों पर हमने डिटेल रिसर्च की और जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत डराने वाली है। दिनों के युद्ध में यूक्रेन का युद्ध कौन जीत रहा है, ज़ेलेंस्की या पुतिन? तीन महीने से भी अधिक दिनों से चल रहा यूक्रेन युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? इन 100 दिनों के संग्राम में पुतिन के हाथ क्या आया? खुद ज़ेलेंस्की ने भी कबूल किया है कि फिलहाल यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस के सैनिकों का कब्जा है। वहीं युद्ध में यूक्रेन को रोजाना 600 सैनिकों का नुकसान हो रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुताबिक रोजाना यूक्रेन के करीब 100 जवानों की जान जा रही है, वहीं 500 जख्मी हो रहे हैं। Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узяти. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені मीनами, снарядами, які не розірвали. पुतिन की योजना 15 दिनों में कीव पर कब्जा जमा युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने की थी। 15 दिन में जीत के साथ युद्ध को खत्म करने की बात थी, लेकिन यूक्रेन ने रूस को अभी तक जंग में उलझाए रखा है। यूक्रेन की सेना रूस के लड़ाकों का डटकर मुकाबला कर रही है। सवाल ये भी है कि आखिर यूक्रेन युद्ध अभी और कितना लंबा होने वाला है? क्या 100 दिनों के बाद भी ये युद्ध अभी और 100 दिन खींच सकता है? युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन का नक्शा कुछ ऐसा था। सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क के कुछ इलाकों पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा था। लेकिन जैसे जैसे जंग बढ़ती गई, यूक्रेन का नक्शा लगातार बदलता चला गया। यूक्रेन के सरहदी इलाकों में रूस का कब्जा लगातार बढ़ता चला गया। उत्तर में बेलारूस और रूस सीमा से आगे बढ़कर रूस की सेना ने चर्नोबिल से आगे बढ़ते और कब्जा करते हुए कीव तक पहुंच गई, जहां भीषण लड़ाई चली। लेकिन कीव फतह का पुतिन का सपना अधूरा ही रह गया। युद्ध शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा ये परिस्थितियां तय करती हैं। 23 फरवरी की आधी रात को जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया था, तब लगा था 2 या 3 ही दिन की बात है, यूक्रेन पर रूस का झंडा लहरा जाएगा। लेकिन सारे कयास फेल हो गए। जिस
ज़ेलेंस्की को बहुत कमजोर प्रेसिडेंट बताया जा रहा था, वही ज़ेलेंस्की युद्ध के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना रूस के ठिकानों पर ड्रोन से बम बरसा रेड आर्मी को तबाह कर रही है। आज की तारीख में यूक्रेन के कैपिटल कीव पर उसका कब्जा है ही, साथ ही साथ बूचा, लवीव, ओडेसा और सुमय पर यूक्रेन की 100% पकड़ है। पुतिन की सेना ने यहां एक से बढ़कर एक हमले किए, लेकिन यूक्रेन के लड़ाकों ने उन्हें पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक ऐसे ही जैसे अभी वो रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। इस वीडियो को यूक्रेन आर्मी ने जारी किया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक रूसी टैंक गड्ढे में छिपा हुआ है, लेकिन यूक्रेन के लड़ाकों ने उसे खोजकर ड्रोन से तबाह कर दिया। ठीक ऐसे ही जंग को अंजाम देकर यूक्रेन की सेना ने खार्किव और माइकोलाइव जैसे अहम शहरों को रूस की सेना से छीनकर अपना दोबारा कब्जा जमा लिया है। Втратили загиблими вже більше 30 тисяч своїх солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані, більше, ніж Росія втратила за 2 чеченські війни. Але це не зупиняє Росію. Ця держава готова ще втрачати і вбивати. Вбивати людей. Тому що всього лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитись. वहीं यूक्रेन के और इलाकों से रूस की सेना को खदेड़ने के लिए ज़ेलेंस्की के जवान ऐसे जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। बावजूद इसके खेरसॉन, मारियोपोल, सेवेरोदोनेत्स्क पर रूस की सेना का कब्जा बरकरार है। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोदोनेत्स्क शहर के करीब 70% हिस्से पर रूस का कब्जा है। वहीं यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में रूस भीषण बमबारी कर युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। सौ दिन पहले जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को हरी झंडी दिखाई थी, उस वक्त रूस की सेना ने यूक्रेन पर चारों दिशाओं से धावा बोला था। लेकिन अब युद्ध पूरी तरह से यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में शिफ्ट हो गया है। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के ज़ापोरिजिया, इजियम, स्लोवियानस्क, पोपासना, रुबिजने, लिसिचांस्क और लिमान शहर में रूस ने युद्ध को और तेज कर दिया है। सेवेरोदोनेत्स्क का सिर्फ 20% हिस्सा ही यूक्रेन के सेना के कंट्रोल में है। डॉनबास की लड़ाई में रूस की सेना ने अपनी ताकत फूंक रखी है। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। दरअसल पुतिन ने क्राइमिया को 2014 में ही यूक्रेन से जीत लिया था, लेकिन क्राइमिया का रूस से कोई सीधा लिंक नहीं था। इसलिए पुतिन यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहते थे। अगर इस नजरिए से यूक्रेनी युद्ध को देखा जाए तो लगता है पुतिन अपने इस लक्ष्य को पाने में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि 100 दिनों के युद्ध में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन डॉनबास पर कब्जा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह ज़ेलेंस्की ने इन्हीं 100 दिनों के अंदर कीव और खार्किव में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है, पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास पर कब्जा बरकरार रख पाना क्या इतना आसान होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जंग से ही मिलेगा। Коли ми переможемо в цій війні, усі європейці зможуть і надалі насолоджуватись своєю свободою. Якщо ж переважатиме та одна людина, яка хоче знищити будь-яку свободу в Україні та Європі, то для усіх на континенті настане чорний день, чорний час, такий, який вже був в історії Європи, який приніс континенту багато-багато.
अब तक जंग में यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को तोड़कर भी रूसी सेना की रफ्तार को कम किया है। कीव के चारों तरफ मौजूद 300 पुल उड़ाकर यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया था और अब डॉनबास में भी यूक्रेन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना को क्रमतोर्स पर कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो डॉनबास के बाकी एरिया के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। इस जंग में रूस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास से हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है, क्योंकि हथियारों का निर्माण करने के लिए जो कल पुर्जों और उपकरणों की जरूरत कई देशों से होती है, दरअसल रूस की मजबूरी ये है कि हथियारों का निर्माण करने के लिए कई देश रूस का साथ दे रहे हैं। ऐसे में पुतिन को अपने कारखानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कूटनीति का सहारा लेना होगा, तभी रूस इस युद्ध को जीत के साथ खत्म कर सकता है। दरअसल ज़ेलेंस्की के लड़ाकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। लोग अपने घर के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। ज़ेलेंस्की के पास फौज की कोई कमी नहीं होने वाली है। लोग खुद वॉलंटियर करके ज़ेलेंस्की का साथ दे सकते हैं, लेकिन रूस को ये जंग अपने फौजियों से ही लड़नी और जीतनी है। इन्हीं सवालों के जवाब से ये तय होगा कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने असल में क्या खोया और क्या पाया। पुतिन ने न्यूक्लियर डील के ऑर्डर दिए हैं। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। पूरी दुनिया सहम गई है। अमेरिका से लेकर चीन तक चिंतन शुरू हो गया है। कहीं पुतिन न्यूक्लियर अटैक तो नहीं करने वाले हैं। खौफ की वजह यह भी रही है कि परमाणु हमले की धमकी खुद पुतिन ने दी है। अब सवाल है कि इस एटम अटैक वाली थ्योरी का सच क्या है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के एक फैसले ने इस युद्ध को बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। परमाणु बम को लेकर नया प्लान क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या रूस यूक्रेन युद्ध का द एंड परमाणु बम के हमले के साथ होगा? क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि परमाणु युद्ध का खतरा कितना सच, कितना झूठ है। इन तीन सवालों का जवाब जानने के लिए 100 दिनों के महायुद्ध की हिस्ट्री और एटम बम वाली मिस्ट्री को डिटेल में समझना होगा। क्योंकि ये सवाल युद्ध के आगाज के साथ ही यूक्रेन के आसमान पर और पूरी दुनिया के दिल पर मंडरा रहे हैं कि क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ही रूस यूक्रेन वॉर की समाप्ति एटम बम के साथ होगी। चलती लड़ाई की लंबाई देखकर नहीं, जंग के बिल्कुल शुरुआत से ही यूक्रेन पर परमाणु बम के हमले की आशंका पैदा हो गई। सबसे पहले खुद पुतिन ने इस आशंका को जन्म दिया। Нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести. युद्ध की तारीख जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने में बदली, आशंका के बादल गहराते चले गए। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान सामने आया। We are nuclear power. Why not? If it is an existential threat for our country, then it can be used. इसके बाद पुतिन की मिसाइलों से झुलसती यूक्रेन की जमीन एटमी धमाकों के डर से थर्रा उठी।
दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मानकर चलने लगे कि अपने से बेहद कमजोर यूक्रेन पर पुतिन की जीत की नाकामी का परिणाम होगा एटम बम का अटैक। अमेरिकी खुफिया विभाग के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व की संभावित हताशा को देखते हुए, अब तक की उनकी सैन्य असफलताओं को देखते हुए, हम में से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों या कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल से उत्पन्न खतरे को हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन 100 दिनों बाद भी रूस के न्यूक्लियर अड्डों से परमाणु बमों का जखीरा बाहर नहीं निकला। हिंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का अटैक तो हुआ, लेकिन रूस ने खुद ही इनकार कर दिया कि वो यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल हथियार का इस्तेमाल करेगा। सवाल है फिर परमाणु बम को लेकर दुनिया भर में इतना हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा? दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है जिसको परमाणु बम में बदला जा सकता है। 1990 से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। साउथ यूक्रेन, रिविन, खमेलनाइत्स्की, चेर्नोबिल, जापोरिजिया, ओडेसा, चियाहान और खार्किव। मौजूदा स्थिति यह है कि अब सिर्फ 4 परमाणु संयंत्र साउथ यूक्रेन, रिविन, खमेलनाइत्स्की और जापोरिजिया ही सक्रिय है। चेर्नोबिल और जापोरिजिया पर तो पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है। जापोरिजिया में रूसी कब्जे से पहले ही आनन फानन में यूक्रेन के अधिकारियों ने कई सीक्रेट पेपर्स जला दिए थे। रूस की तरफ से दावा किया गया कि इन सीक्रेट पेपर्स में कुछ कागजात एटम बम के निर्माण से जुड़े भी हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लगाए थे कि वो परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की तरफ से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर हमला करने की एक वजह यह भी है कि ज़ेलेंस्की लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की अपने देश के परमाणु संयंत्रों का जिक्र करके यूरोप को ये चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के पास 50 परमाणु रिएक्टर हैं और अगर एक में भी दुर्घटना हुई तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। Глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам. साल 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया, तब भी यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु शस्त्रागार के 1/3 परमाणु हथियार थे। तब यूक्रेन परमाणु हथियारों में तीसरे नंबर पर था। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। इस संधि में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन तीनों देशों के फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया। जब साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बार फिर यूक्रेन के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने की मांग शुरू हुई। फरवरी 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है तो हमें परमाणु बम नहीं बनाने के पुराने समझौते को तोड़ना होगा। ज़ेलेंस्की का यही बयान पुतिन को एटम बम गिराने वाला कॉन्फिडेंस से भरने वाला था। जिस युद्ध को पुतिन ने कभी फुल फ्लेज्ड वॉर तक नहीं माना, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन माना, उस युद्ध में पुतिन ने यूक्रेन के न्यूक्लियर ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया। चेर्नोबिल और जापोरिजिया की जलती हुई तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट से निकलते विकिरण से परेशान होकर यूक्रेन पहुंची। Was absolutely abnormal and very, very dangerous. पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का पहले आदेश दिया और फिर यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट दहल उठे। ये समझना होगा कि जापोरिजिया में जिस तरह की स्थिति बनी, वो 2 देशों के बीच युद्ध भर का मामला नहीं रह गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खतरे का मतलब था पूरे यूरोप पर खतरा। किसी देश के सामने युद्ध में उतरने की चाहे जितनी भी जायज वजह हो, उसे ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि इसमें वो उन देशों की आबादी को भी दांव पर लगा दे जो उसे युद्ध में शामिल नहीं है।
इस पर चीन ने भी चिंता जताई और ब्रिटेन ने भी इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की अपील की। जापान को नागासाकी और हिरोशिमा की बर्बादी याद आने लगी। यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट में धमाकों ने दुनिया को सन्न कर दिया, क्योंकि दुनिया ये मानने लगी कि हो सकता है ये पुतिन के परमाणु वाले क्रोध का आगाज हो, क्योंकि रूस की परमाणु शक्ति का दुनिया में कोई तोड़ नहीं। रूस के पास जल थल नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस अपने Tu-160 बम वर्षक से भी आसमान से भी परमाणु हमला कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हमला करने में सक्षम अत्याधुनिक स्तर के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलो टन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे।